नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। चुनावी साल में सियासी समीकरण साधने एमपी में कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल और महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन का नाम फाइनल है, लेकिन मिनिस्टर के चुनाव के पीछे मकसद क्या है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजधानी भोपाल से मंगलवार देर रात आई इन तस्वीरों ने प्रदेश में सियासी हलचल तेज कर दी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हुई। अलग अलग क्षेत्रों से कुछ नाम भी सामने आए। अब पिक्चर कुछ हद तक क्लियर हो चुकी है। गुरुवार सुबह 11 बजे कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। फिलहाल कैबिनेट में मुख्यमंत्री के साथ 30 मंत्री हैं, यानी 35 पद वाले कैबिनेट में फिलहाल 4 पद खाली है। जाहिर है चुनावी साल में इसे जातिगत समीकरण, नेताओं की नाराजगी और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। विंध्य से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला लगभग तय हैं, तो महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन का नाम है। वहीं दो नामों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जिन दो नामों का जिक्र हुआ है उनके बारे में भी जान लेते हैं। गौरी शंकर बिसेन 7 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। महाकौशल से आने वाले बिसेन का बालाघाट समेत कई सीटों पर पवार समाज के बीच खासा प्रभाव है। 2018 चुनाव में बीजेपी को विंध्य से बड़ी जीत मिली थी। विंध्य से प्रतिनिधित्व के चलते 4 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इन दो नामों के अलावा 2 नाम फिलहाल सस्पेंस हैं। हालांकि क्षेत्रीय समीकरण के मुताबिक ग्वालियर चंबल या बुंदेलखंड और जातिगत समीकरण के मुताबिक देखें तो ओबीसी या आदिवासी चेहरे को कैबिनेट में जगह मिलने के कयास हैं। इधर बीजेपी की समीकरण साधने की तैयारी है, तो कांग्रेस भी उसी पर निशाना साधते हुए तंज कस रही है। टिकट का भी सुन रहे हैं और वो मंत्रिमंडल विस्तार का भी सुन रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार का मतलब ये है कि जिन इलाकों में कमजोर हैं वहाँ रिप्रेजेंटेशन आखिरी, जिस तरह से आखिरी मौके पे इनको लाडली बहना याद आई, आखिरी मौके पे किसान याद आए, कभी कर्मचारी युवा आ रहे हैं और आखिरी मौके पे ही वो क्षेत्र जहाँ का रिप्रेजेंटेशन वो भी आखिरी मौके पे याद है। अब कुछ नहीं होगा, समय निकल चुका है। बीजेपी का समय खत्म, अब कांग्रेस का, कमलनाथ जी का समय। 114 नहीं 174 से ज्यादा सीट कमलनाथ जी नेतृत्व में आई और कांग्रेस सरकार। हालांकि नए मंत्रियों को कामकाज के लिए सिर्फ 1.5 महीने का ही वक्त मिलेगा, लेकिन बीजेपी इनके जरिए चुनावी समीकरण तो साध ही लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। शिवराज कैबिनेट का जल्द ही विस्तार होने जा रहा है और कैबिनेट में जिन चेहरों को शामिल किया जा सकता है उनमें से एक नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चा में है, और यह नाम है गौरी शंकर बिसेन का, जो बालाघाट से विधायक और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। उनसे बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने खास बातचीत की। महाकौशल के एक आदिवासी बहुल ज़िले से वो आते हैं और राजनीति में उन्होंने कभी दबाव की और प्रभाव की राजनीति का प्रतिनिधित्व नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उसी सरल और सादगी भरी राजनीति का प्रतिनिधित्व किया जिसकी धारा को अब कुछ लोग कहते हैं कि कम भी नज़र आती है। लेकिन आज वो हैं और प्रसन्न भी हैं, और शायद उनके मन में ये बात भी होगी कि देर आए दुरुस्त आए। क्या कहेंगे डॉक्टर गौरी शंकर बिसेन जी, देर आए दुरुस्त आए? देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने और हमारे राज्य के और केंद्र के नेतृत्व ने अनेक अवसर मुझे विधायक के रूप में, सांसद के रूप में और 2008 से लेकर 18 तक मंत्रिपरिषद में भी स्थान दिया। जहाँ तक 2018 के इलेक्शन आए वहाँ हमें बहुमत नहीं मिला और हमारी सरकार नहीं बन सकी। कमलनाथ जी की सरकार बनी। 15 महीने बाद जब वो सरकार गिरी तो हमारे माननीय ज्योतिरादित्य जी और कांग्रेस के लोगों को मिल करके हमें गवर्नमेंट बनानी पड़ी। तो कुछ सीनियर्स को रुकना पड़ा, और ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में विचार विमर्श होता है। बताया गया है कि आपको शपथ नहीं लेना है और हमने सहर्ष स्वीकार किया। आज जब पार्टी की आवश्यकता
यदि पार्टी महसूस करती है और हमें पुनः मंत्रिपरिषद में स्थान मिलता है तो जो थोड़ा समय हमारे सामने है चुनाव के नोटिफिकेशन के पूर्व का, इसमें पूरी ताकत के साथ में हमारे महाकौशल के जो 38 विधानसभा क्षेत्र हैं और विंध्य की जो 30 विधानसभा क्षेत्र है, इन 68 विधानसभा क्षेत्र को ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन कहा यह जाता है कि आपका जो लोकप्रिय संबोधन है भाऊ बड़े सरल हैं, सादगी भरे हैं, और ये भी कहा गया कि उसी की आपने थोड़ी बहुत क्या मैं कहूँगा खासी कीमत चुकाई। आपके क्षेत्र में ये भी कहा जाता है कि गुरु को गुड़ बनाने की भी कोशिश की। वो जो शिष्य महोदय थे, जो अवसर मिलता है राजनीति में, खैर आप कभी इसकी तकलीफ़, इसकी चिंता लेकर आगे नहीं बढ़े, लेकिन कभी आपको तकलीफ़ होती है कि अब भारतीय जनता पार्टी में उस तरह की सादगी वाली राजनीति नहीं, तड़क भड़क की राजनीति है, प्रदर्शन की राजनीति है, और ऐसे युवा नेता आ रहे हैं जो कई बार, माफ़ कीजिएगा सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो पार्टी की रीति नीति को ठीक से समझ नहीं रहे। हमने तो सदैव कुशाभाऊ जी ठाकरे के मार्गदर्शन में काम किया है, परम श्रद्धेय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम किया है, श्रद्धेय अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के मार्गदर्शन में काम किया है, और श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी के इशारों पे काम किया है, और आज भी जो केंद्रीय नेतृत्व हमें थोड़ा सा भी इशारा करता है उसको हम आदेश मान करके काम करते हैं। और मुझे लगता है कि व्यक्ति से बड़ी है पार्टी और पार्टी से बड़ा राष्ट्र। आप पहले कह चुके हैं कि आप इस बार चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं, हालांकि ये पार्टी के ऊपर है, पार्टी को आपकी आवश्यकता प्रतीत होती है और उसे लगता है कि कोई कैंडिडेट विकल्प नहीं है, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही डू और डाई का चुनाव माना जा रहा है। इसलिए यहाँ आपकी मंशा नहीं, पार्टी की मंशा हमेशा से ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आप बीच में ये भी बात कह चुके हैं कि अब आपके परिवार से भी युवा पीढ़ी, अगर अवसर मिलता है, पार्टी उचित समझती है, तो मौसम जो बिटियां हैं आपकी, उनको भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, हमने 2008 में 2 नए चेहरों को बालाघाट से लाया था। रमेश भटेरे जी जो 26 वर्ष में विधायक बने, और रामकिशोर जी कावरे जो इस समय आयुष मंत्री हैं, 30 वर्ष में विधायक बने। आज हमारे बालाघाट से परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और आयुष विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं। तो युवा पीढ़ी आती है तो किसी भी क्षेत्र में प्राण आते हैं, जान आती है। मैंने पहले कहा कि भाई हम लोग 9 बार में विधानसभा का चुनाव लड़ चुका, मुझे पार्टी ने 9 बार अवसर दिया, 4 बार लोकसभा के लिए अवसर दिया। जब हम राजनीति में तो 25 साल के थे, अभी 71 साल के हो गए, तो नई पीढ़ी को अवसर तो मिलना ही चाहिए। और नई पीढ़ी जब तक नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता है कि आप इतिहास देखिए देश का, इस देश को जो गुलामी की जंजीरों से हमने आज़ादी पाई, तो उसमें भी तो युवा पीढ़ी का बड़ा योगदान है। कैमरामैन मकरंद के साथ शरद द्विवेदी, बंसल न्यूज। भारत ने इतिहास रच दिया, चांद पर तिरंगा लहरा दिया, वो करके दिखा दिया जो दुनिया के लिए एक सपना है। हर देशवासी का मन गर्व से भरा है, लेकिन इस खास मौके पर भी सियासत ने अपना रंग दिखाना नहीं छोड़ा है। जब पूरा देश इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआ कर रहा था, तो सियासी गलियारों में सियासत भी हो रही थी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पूरा देश मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा था। मंदिरों में हवन पूजन चल रहे थे तो मस्जिदों में भारत की कामयाबी के लिए दुआ की जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच सियासी ताना बाना भी बुना जा रहा था। सियासत भी अपने काम में जुटी थी और इसके सूत्रधार बने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने मिशन की कामयाबी के लिए शुभकामनाएं तो दी, लेकिन ये भी कह गए कि मिशन में जुटे वैज्ञानिकों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, उस पर भी पीएम मोदी को ध्यान देना चाहिए। भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक धरती पहुंचाने का उन्होंने सफल प्रयास है और हमें ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं सफल हो। इसमें साथ साथ ये कि समाचार पत्रों में खबरें आ रही कि वैज्ञानिकों ने सब काम किया है कि 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री देना चाहिए। शायद इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद देश फिलहाल तो नहीं कर रहा था। दिग्विजय सिंह के इशारे को बीजेपी तत्काल समझ चुकी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि दिग्विजय को देशद्रोही कहना गलत नहीं होगा। चंद्रयान 3 के सफल होने की कामना पूरा देश का रहा है, ऐसे में चंद्रयान 3 को लेकर बयान देना गलत है। दिग्विजय सिंह को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। ये कहीं न कहीं योजनाबद्ध तरीके से भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र और ये साजिश करने का प्रयास दिग्विजय सिंह करते हैं। इसका जवाब देश की जनता देगी। जिस देश की जनता को गौरव है हमारे वैज्ञानिकों पर कि चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक लैंडिंग की ओर अग्रसर है, और उस पर एक क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। सियासत जरूरी है, सियासत से इनकार नहीं है, लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर है। जब पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रही है, तब शायद सियासी बयानबाजी को जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि यह मिशन किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे देश का है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए, लेकिन अब कुछ स्थानों से विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। इसके लिए पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। हालांकि कांग्रेस इस पर तंज भी कस रही है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बुधवार को वरिष्ठ नेता 39 प्रत्याशियों को जीत के मंत्र दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मंडलेश्वर, सोनकच्छ, पिछोर, संबलगढ़, गोहद समेत कई स्थानों से विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही थीं। बावजूद इसके प्रत्याशी और पार्टी कह रही है कि सभी जगह कमल खिलेगा। कमल खिलेगा और जोरदारी से खिलेगा। सरकार बनेगी 2/3 बहुमत के साथ। इस बार देखिएगा, परिणाम देखिएगा, 100% जीत के आएंगे अच्छे मतों से। तैयारी कभी बंद ही नहीं हुई हमारी, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि चुनाव की सीट हम पार्टी की झोली में ला के डालने नहीं हुए। आपकी तैयारी नहीं है, ये सामान्य तौर पर चीजें होती हैं, और कहीं 2-4 जगह ऐसी बात हो जाए तो मैंने कहा ना, व्यवस्था है, उसको हम समाधान भी अच्छे तरीके से निकालते हैं। लेकिन भैया के लिए, अपने समर्थक के लिए या अपने नेता के लिए कह रहा है कि भाई इनको मिलता तो अच्छा होता, लेकिन वो विरोध नहीं कर रहा है, तो इसलिए एक आध जगह क्यों होता है। इतना बड़ा दल है, आप चिंता नहीं करिए, व्यवस्था के तहत हम सारी चीजों को ठीक करेंगे। बीजेपी का दावा है कि हम आगे बढ़ चले हैं, जिसका सीधा लाभ इस बार चुनाव में मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का इस पर कुछ अलग ही तर्क है। अब कुछ नहीं होगा, समय निकल चुका है, बीजेपी का समय खत्म। अब कांग्रेस का, कमलनाथ जी का समय। 114 नहीं, 174 से ज्यादा सीट कमलनाथ जी नेतृत्व में आएगी और कांग्रेस सरकार। चुनाव में अभी 2.5 महीने का वक्त है। बीजेपी चाहेगी इसका भरपूर उपयोग करे और कांग्रेस इसी में अपनी जीत का रास्ता खोजेगी, लेकिन रणनीति किसकी सफल होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले टिकट तो घोषित कर दिए, लेकिन कई जगह से विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं, और शायद इस चुनौती से वाकिफ बीजेपी भी होगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चुनौती आगे बढ़कर और मुश्किल बढ़ा दे, और भारतीय जनता पार्टी जिस बात को सोचकर चल रही है वो बात ही पूरी ना हो पाए और कांग्रेस को मौका मिल जाए। आसिफ खरे के साथ मनोज सैनी, बसंत भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए और उसके बाद उम्मीदवार प्रचार सामग्री खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंचने लगे हैं। इस दौरान प्रत्याशी अलग अलग तरह की प्रचार सामग्री को देखते हुए भी नजर आए। बालाघाट के लांजी से उम्मीदवार राजेश कर रहा है टोपी, गमछा, स्टॉल और थैला झंडा खरीदते हुए दिखाई दिए। हेल्दी लगती है। नहीं भैया। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर तोड़ से चल रही हैं, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। उसके बाद उनका प्रशिक्षण भी भारतीय जनता पार्टी करा चुकी है। और अब देखिए, ये अलग तस्वीर है। चुनावी मैदान में जाना है तो कैसे तैयारी हो, कैसे चुनाव प्रचार हो, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और ये प्रचार सामग्री खरीदी जा रही है, चाहे ये इस टाइप का देखिए भगवा स्टॉल हो, भगवा दुपट्टा हो, कमल प्रिंट वाला झंडा हो, तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हाल ही में लांजी से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेश कराए जी, उनसे बात करेंगे। सर, उम्मीदवार बनाए गए, प्रशिक्षण हो गया और अब प्रचार सामग्री की खरीदी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अब तैयारी में जुटना है, क्योंकि चुनाव का समय बहुत कम बचा हुआ है। लगभग आचार संहिता लगने में भी 1.5 से 2 महीने के अंदर में आचार संहिता लग जाएगी, और फिर शायद समय नहीं मिल पाएगा पार्टी के इससे। तो इस कारण से क्या है कि अब आज पार्टी ने मुझे प्रशिक्षण के लिए बुलाया था, और सभी जो 39
विधायकों का जो उन्होंने प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, तो सभी आज प्रशिक्षण के लिए आए थे यहाँ पे। हम देख रहे हैं क्या क्या प्रशिक्षण सामग्री आपने देख ली, प्रचार सामग्री, टोपी, स्टॉल देख लिया, और क्या क्या देख रहे हैं? जी, कार्यकर्ताओं की मांग रही थी कि अधिक से अधिक वो कहना चाहिए कि प्रचार सामग्री पे विश्वास करते हैं, और सबको लगता है कि एक गमछा कम से कम उनके कांधे पे डला हुआ होना चाहिए। इस कारण से मैं गमछे देख रहा था और चाह रहे थे कि घरों को भी सजाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा झंडे जो हो सकते हैं वो झंडे भी देख रहा था, हर प्रकार से छोटे बड़े और थोड़े मीडियम साइज के, इस तरह से हर प्रकार की चुनाव सामग्री हमारे पास में होनी चाहिए। कुछ थैले देखा मैंने, अभी टोपियाँ देखा, तो इस तरह से सभी चीज़ों को है। शिवराज जी का है तो हमारे सीएम साहब हैं, तो निश्चित तौर से ऐसा फेस लगा के बच्चे भी घूमते हैं, तो इस तरह से सामग्रियां हैं जो अभी खरीदी कर रहे हैं। तो ये तस्वीर इसी बात का गवाह है कि चुनाव की तैयारी जोर शोर से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है और जो उम्मीदवार हैं उनको विधायक बनना है। नागेंद्र सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। पूर्व आईएएस और पूर्व जज भी सियासत का दामन थाम रहे हैं और चुनावी साल में नौकरशाहों का आना क्या कुछ कमाल दिखा पाएगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में इस बार ब्यूरोक्रेट्स भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। किसी ने जज की नौकरी से इस्तीफा दिया तो दूसरे जाने माने आईएएस अधिकारी रहे हैं। कांकेर के रहने वाले नीलकंठ टेकाम ने चुनाव के लिए आईएएस की नौकरी छोड़ दी और केशकाल में बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में टेकाम बीजेपी में शामिल हुए। पूरा व्यवस्था चरमरा गया है, इतना बड़ा बाईपास यहाँ पर अभी तक के नहीं बना है। ऐसे सैकड़ों मुद्दे हैं, ऐसे सैकड़ों काम हैं, उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी जाएगी और जो फर्जी तरीके से एथेनॉल का जो कंपनी लाने का प्रयास किया जाएगा, किसी भी हालत में उसको चालू होने नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ जनता के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब किसी अधिकारी ने सेवा छोड़कर राजनीति का दामन थामा हो। बीते दिनों कांकेर के जज रहे कृष्णकांत भारद्वाज भी कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं, तो इस फहरिस्त में गणेश शंकर मिश्रा और ओपी चौधरी जैसे नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इधर नौकरशाही से नेता बन रहे अधिकारियों को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। नहीं, वो तो ऐसे लोग को प्रवेश करा रहे हैं कि उनके पास आए, कोई कैंडिडेट बनो, मुझे शर्त रख रहे हैं, शर्त प्रवेश हो रहा है उनके पास कि हम आएंगे तो हमको टिकट दो। तो हमारे यहाँ कोई शर्त प्रवेश नहीं है, निशर्त कोई आना चाहे तो निश्चित रूप से स्वागत है उनका। दोनों तरफ नौकरशाहों की आमद से राजनीति गुलजार है। उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पूर्व नौकरशाहों को मैदान में उतार सकती हैं। हालांकि इससे पहले करीब दर्जन भर अधिकारी सियासी पिच पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि नौकरशाहों का सियासी ग्राफ बेहद कमजोर रहा है। सियासत में सबसे सफल नाम पूर्व सीएम और पूर्व आईएएस अजीत जोगी का लिया जाता है। अब देखना होगा कि सियासी फलक पर इस दर्जे तक कोई पहुंच पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 3 अगस्त से बीजेपी ने घोषणा पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की। प्रदेश के 90 विधानसभा में कार्यकर्ता लोगों के बीच में पहुंचकर घोषणा पत्र के लिए सुझाव इकट्ठे कर रहे हैं। 21 दिन पूरे होने पर जिस तरह के सुझाव बीजेपी को मिल रहे हैं, उससे पार्टी भी अचंभित है। बीजेपी का यह दावा है कि अभी तक 50,000 सुझाव उन्हें अलग अलग जरियों से मिले हैं, लेकिन इन सब के बीच सुझाव को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। किसी भी पार्टी के लिए घोषणा पत्र चुनाव में जनता के बीच जाने का सबसे बड़ा जरिया होता है। 2018 में कांग्रेस ने भी जनता के बीच जाकर घोषणा पत्र तैयार कर 15 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी को हटाकर सत्ता हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी ने भी 3 अगस्त को सुझाव लेने के लिए छत्तीसगढ़ियों की मन की बात टैगलाइन के साथ बस्तर से सरगुजा तक सभी 35 जिला संगठन इकाइयों के पदाधिकारियों को सुझाव पेटी सौंपी और सुझाव लेने के लिए बाकायदा व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी जारी की। लेकिन 21 दिनों में जो हुआ उस पर बीजेपी को भी यकीन नहीं हो रहा है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल के मुताबिक लोगों के सुझाव चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि लोगों का इतना रुझान आएगा। मैं तो देख के चकित हूँ। हमें नहीं लग रहा था कि इतना रुझान होगा।
क्योंकि कांग्रेस ने जो झूठ का पुलिंदा दिया था घोषणा पत्र, उससे लोगों के मन से घोषणा पत्र शब्द ही निकल गया था। हमने छत्तीसगढ़ियों की मन की बात, ये हमने कोट किया है हमारे इस अभियान का, और वाकई में लोग खुद ब खुद चल के आ रहे हैं। जहां हम 2-2 घंटे लेट से पहुंच रहे हैं, वहां भी लोग इंतजार करते बैठे हैं। घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी को जिस तरह से सुझाव मिल रहे हैं और समिति जो दावा कर रही है, उस पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 15 सालों में जनता को ठगा है। अब किस नैतिकता से बीजेपी ये घोषणा पत्र बनाने जा रही है? कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में ठगा जनता को, 2003 में ठगा जनता को, 2013 में ठगा जनता को। तो जनता अब भारतीय जनता पार्टी के बुलावे में नहीं आने वाली। 2003, 8, 13 में इन्होंने अपने घोषणा पत्र के मुख्य पृष्ठ पे जो 31 वादे किए थे, उसमें से 25 वादे पूरे ही नहीं किए। तो अब किस नैतिकता से घोषणा पत्र बनाने जा रहे हैं? जनता इनके घोषणा पत्र में भरोसा क्यों करेगी? साल 2018 में कांग्रेस को सत्ता दिलाने में घोषणा पत्र एक अहम जरिया बना था। जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया था। इस बार बीजेपी जनता के बीच जा रही है। जनता के विचारों के अनुरूप घोषणा पत्र तैयार करने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के पुराने घोषणा पत्रों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। लेकिन जनता से मिले सुझावों पर बीजेपी कितना अमल कर पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ही महीने में होने वाला घमासान बेहद दिलचस्प होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और देश की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।